आपको समझ में नहीं आएगा, उसको पूछिएगा कि एक बार नहीं उसको 1000 बार पूछिएगा, जिससे क्या होता है क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव विकास सूचकांक ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल है या क्या इंक्लूड है, ये पूछा। पहले देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या, पहले समझ लीजिएगा। देखिए पूरे दुनिया में 1900 पूरी जो दुनिया में 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करना शुरू किया गया। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने वाले वैज्ञानिक जो अर्थशास्त्री थे, वो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। उसका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक। तो महबूब उल हक क्या है, ये जो एचडीआई है इसका जनक कहा जाता है। और इनको सहायता किया था हमारे देश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है या अर्थशास्त्री, जिसका नाम है अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को जानते हैं कि नोबेल प्राइज भी मिला है अर्थशास्त्र में और भारत रत्न भी मिला है। अमर्त्य सेन क्या है, एकमात्र भारतीय है जो भारतीय नागरिक है जिनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान दिएगा सबसे पहले। और इन्हें भारत रत्न भी मिला है। तो इनके नेतृत्व में क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, 1990। और ये कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और ये हर साल निकलता है इनका। ठीक है, और देखिए 2020 में भारत का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई में, जो भारत का रैंक है वो क्या है, 131। ये रैंक पूछ लिया जाता है, तो कितना, 131 रैंक है। ध्यान दीजिएगा 2021 में भारत का रैंक कितना है, 131 है। ये नया डेटा है, ये डेटा पूछ लेता है। अभी देखिए इंडेक्स वगैरह पूछा गया था लोअर पीसीएस में, तो इसमें से एक इंडेक्स तो पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिएगा। इस को लेने के लिए पहली बात तो कि जीवन प्रत्याशा, जिसको लाइफ एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन को में कितना साल तक जिंदा रहते हैं। देखिएगा भारत में जो जीवन प्रत्याशा है, ये है क्या है, देखिए पुरुष में इस समय क्या है, 63 ईयर है। एक पुरुष कितना वर्ष तक जीता है, एवरेज है। ठीक है, एवरेज है 63 है। और जो महिलाएं हैं वो है 67 वर्ष। महिलाओं की एज भारत में ज्यादा है और पुरुष की कम। अगर पूरा एवरेज देखा जाए तो भारत में क्या है, लगभग जो एवरेज एज है वो क्या है, 65 के करीब करीब है एवरेज एज। ठीक है, और दुनिया में जो जापान है, जापान के लोग सबसे लंबी आयु के होते हैं। ठीक है, तो जापान के लोग क्या सबसे लंबी आयु के होते हैं, ध्यान देगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक तो जीवन प्रत्याशा होता है कि एक आदमी कितना जीता है। दूसरा होता है शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि में है साक्षरता को लिया जाता है, लिटरेट को लिया जाता है। देखिए साक्षर अलग चीज होता है और एजुकेटेड अलग चीज होता है। तो इसमें साक्षरता को ली जाती है कि भारत के लोग कितने साक्षर हैं। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में क्या 74 के करीब करीब क्या है, साक्षरता है 74। अभी देखा ये क्वेश्चन पूछा गया है लोअर पीसीएस में। इस यही क्वेश्चन क्या है, लोअर पीसीएस में पूछा गया कि भारत की साक्षरता कितना है। ठीक है, और उत्तराखंड के भी पूछे गए थे। और ये है, और साक्षरता का मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष का उम्र पार कर चुका हो और उन्हें भारत के किसी भी भाषा को पढ़ना और लिखना आ जाए। क्या आ जाए, पढ़ना और लिखना आ जाए, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति होगा उसको क्या है, साक्षर या लिटरेट कहा जाएगा। अभी देखिएगा जनगणना होने वाला है, तो जनगणना में हर घर में जाके पूछेगा कि कौन पढ़ना लिखना जानता है। यहाँ पे क्या कोई डिग्री का मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या केवल पढ़ना लिखना जाए, स्कूल गए हो चाहे नहीं गए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको साक्षरता कहते हैं। और साक्षरता की सबसे कितना है, 74 है भारत की 2011 की जनगणना अनुसार। और उत्तराखंड की कितना है, उत्तराखंड का 79% है। उत्तराखंड का कितना है, 79% है उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया। तो एचडीआई में क्या इन तीनों को शामिल किया गया है। एक तो क्या है, जीवन प्रत्याशा है कि एक व्यक्ति कितने साल तक जीता है। दूसरा क्या है उसका शैक्षिक उपलब्धि, जो एजुकेशन क्या है उनका। और तीसरा है प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति साल में तो वो
के ऊपर क्या है इन्वेस्ट कर पाएगा, अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। तो इसी से क्या है एसडीआई निकाला जाता है। तो ये तीनों चीज क्या है, तीनों चीजों को से ही एसडीआई को निकाला जाता। एक कार्यक्रम है, ठीक है। ट्राइसम क्या है, सर 80 के दशक में हेलो। सर हाँ हाँ सर, एक क्वेश्चन था ये इसके ना, ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें जो स्टेट्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उसमें भी क्या कैटेगराइजेशन होता है, जैसे हाँ हाँ पर कैपिटल इनकम हाँ को देखिए लेके, क्या क्वेश्चन है एजुकेशन को आपका। लेके? और हाँ पहले सवाल देखिए, देखिए जो पहले मानव सूचक है ना, ये तो पहले वर्ल्ड हिसाब से निकालते थे। लेकिन क्या है भारत सरकार भी अब क्या हर स्टेट का मानव विकास सूचकांक निकालता है। और अगर भारत का मानव विकास सूचकांक अगर देखा जाए ना, तो केरल का सबसे अच्छा है। और जो तक केरल में क्या है एजुकेशन भी अच्छा है, वहाँ पे जीवन प्रत्याशा भी अलग अच्छा है। और वहाँ पे क्या है कि जो यह पति व्यक्ति आय वो भी ठीक है। तो अगर एसडीआई की अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो केरल नंबर 1 पे है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो केरल है। केरल दिखेगा, केरल में आप जानते हैं कि 93% तो पहले ही जनगणना में शिक्षित है। अभी नया अगर जनगणना करेंगे तो क्या 98 तक पहुंच जाएंगे शायद, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या होता है एजुकेटेड होंगे तो लोग क्या होगा हेल्थ पर ज्यादा फोकस करते हैं। और जानते हैं भारत में क्या है सबसे ज्यादा जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग भी क्या है केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या जब हेल्थ सेक्टर में तो कमाई भी होगा, तो कमाई भी होगा तो पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है। ये देखिए केरल से अधिकतर डॉक्टर क्या है ये अरब कंट्री में जाते हैं, तो यहाँ पे उनका क्या है इनकम भी बहुत हो रहा है। इसलिए क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के अगर हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में केरल नंबर 1 पे है। और सबसे लास्ट में है बिहार, बिहार सबसे लास्ट में है और केरल सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। तो भारत में भी बनाता है, ऐसे नहीं कि भारत में नहीं बनाता है, भारत में बनाता है। तो सबसे पहले क्या ये 90 में शुरू किया था, वर्ल्ड में शुरू किया था, विश्व में शुरू किया था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर, यही पूछ रही थी। ओके। आगे देखिए ट्राइसेम, देखिए ट्राइसेम क्या है एक प्रकार का योजना है, एक प्रोजेक्ट है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करना। तो क्या है इसका मेन मेन फोकस क्या है ग्रामीणों में ग्रामीण विकास करना। मतलब इसके माध्यम से देखिए क्या था कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको स्वरोजगार के लिए क्या लोन उपलब्ध करवाना, उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है। इसलिए देखिएगा हर जिले में एक जिला औद्योगिक संस्थान होता है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिएगा हल्द्वानी में भी है, बहुत सारी जगह पे है। या नाबार्ड के माध्यम से बहुत सारे प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कताई बुनाई, मोमबत्ती बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, बीपीओ वगैरह वगैरह का ये सब करवाया जाता है। तो ये सब क्या ट्राइसम के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो पैसा लगाता है अधिकतर नाबार्ड के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ध्यान देगा। अब आगे देखिएगा भारतीय जीवन बीमा जिसको एलआईसी की स्थापना कब हुआ था। देखिए एलआईसी जो है उसकी स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। एलआईसी का स्थापना कब हुआ था 1956 में हुआ था। अब देखिए एलआईसी को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है इरीडा, इराडा, इराडा कहता है। तो इराडा क्या है, ये एक प्राधिकरण है जो क्या है अगर बीमा से संबंधित कोई समस्या आ जाता है तो उसका क्या होता है ये देखभाल करता है, उसका मतलब उसका निपटान वगैरह करता है। जैसे ट्राई होता है ना, ट्राई, ट्राई में क्या होता है कि जो टेलीकॉम वाले सेक्टर होता है उसका करते हैं, ठीक है। तो ये बीमा वाले वाला इरेडा होता है इसका करता है। ट्राई हो गया, कैट हो गया, एनजीटी हो गया, ये सब क्या होता है प्राधिकरण होता है, या इसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो ये ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है इरेडा, एनजी का, बीमा सेक्टर में। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आया था। देखिए भारत का जो पहला औद्योगिक नीति आया था ये क्या था, अप्रैल 1948 में इसको पहली बार लाया गया था। कब लाया गया था, अप्रैल 1948 में, ठीक है। इस समय जो उद्योग मंत्री था, जो उस समय जो हमारा इंडस्ट्री मंत्री था उसका नाम था जॉन माथाई, मथाई, जॉन मथाई के नेतृत्व में लाया गया था, मथाई के नेतृत्व में लाया गया था। और इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में जो औद्योगिक विकास नहीं हो पाया था उन औद्योगिक विकास को कैसे लाया जाए। यानी कुल मिला के क्या भारत में जो उद्योग धंधे है उसके राष्ट्रीयकरण करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये पहली बार औद्योगिक नीति कब लाया गया था, अप्रैल 1949 को ये औद्योगिक नीति लाया गया था, भारत का पहला औद्योगिक नीति
इस समय लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहला औद्योगिक नीति से कहा जाता है। देखिए आप लोगों का जो पता, देखिए पहले समझ लिएगा, ये जो LIC कंपनी था, ये देखिए अंग्रेजों के समय बनाया गया था। एक बार जनरल LIC बनाया गया था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाया गया था। ठीक है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में बनाया गया था। ठीक है, और देखिए 1956 में क्या है कि इसका क्या कहता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और राष्ट्रीयकरण क्या था, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। नया कोई कंपनी नहीं बनाया गया था। देखिएगा आप लोग जानते हैं, जितने भी बैंक आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो RBI है, चाहे वो SBI या जितने भी बैंक है ना, ये क्या था, पहले से बने हुए थे। ठीक है, और उसका क्या है, बाद में राष्ट्रीयकरण किया दिया गया था। तो बनाया गया था, सरकार के नेतृत्व में बनाया गया था, जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। लेकिन क्या है कि उनका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। ठीक है, उसका नेशनलाइज किया गया था। ये कि उस समय इसका स्थापना नहीं किया गया था, क्योंकि यह सरकार के अंडर में पहले से जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसी के नेतृत्व में बनाया गया था। और बाद में क्या 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, उसका नेशनलाइज किया गया था, बनाया नहीं गया था उस समय, समझिएगा, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये देखिएगा जितने भी बैंक है, ये सब उस समय से राष्ट्रीयकरण के माध्यम से जो 1949 में क्या RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1955 में क्या SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, फिर 1969 में क्या गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये बैंक, ये LIC, ये जितने भी कंपनीज है, ये सब क्या है, अंग्रेजों के समय पे बने हुए थे। ठीक है, ध्यान देगा। और ये अंग्रेज क्या था, इनका पहले से क्या था, ब्रिटेन में उनका कंपनी होता था, यहाँ पे ये लोग ब्रांच खोलते थे। तो इनका क्या है, उस ब्रांच के हिसाब से देखा जाता है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए 14वें वित्त आयोग। देखिए अभी तो क्वेश्चन बदल चुका है, अभी देखिए यहाँ पे 15वें वित्त आयोग कर लीजिएगा। तो 15वें वित्त आयोग इसमें चल रहा है। 14वें वित्त आयोग क्या है, पुराना पेपर है तो हट गया है। तो अभी देखिएगा जो 15वें वित्त आयोग है उसका नाम है NK सिंह, अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है, NK सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए 15वें जो वित्त आयोग है, उन्हें देखिए अभी हाल ही में उन्होंने रिपोर्ट भी दिया है। और जो 15वीं वित्त आयोग है, इसका देखिएगा ये क्या 2020 से लेकर ये 25 तक चलेगा, 2025 तक चलेगा, 25 तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिएगा वित्त आयोग का देखिए मेन काम होता है कि जो भी टैक्स कलेक्ट की जाती है, क्या टैक्स, उस टैक्स का बंटवारा करना होता है राज्य और केंद्र में, यानी स्टेट और सेंटर के बीच में